बुनियादी चीज जो फैमिली पहली अप्रोच इस्तेमाल करती है, फैमिली ये समझती है कि जो इल्म और महारतें उन्हें नशे का मसला पैदा होने के वक्त उनमें मौजूद थी, वो उसी इल्म और महारतों से बहाली का सफर भी पेशेंट को शुरू करवा सकते हैं या उसको नशों से दूर रख सकते हैं। साइंस ये कहती है कि किसी भी बड़े मंसूबे को जब आप हासिल करना चाहते हैं या कोई बड़ा गोल बनाते हैं तो पहले उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें। अगर आपका गोल ये है कि आपका पेशेंट नशा कर रहा है और आप चाहते हैं कि वो नशा छोड़ दे, तो इस बड़े गोल को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें और आपका पहला गोल जो है वो ये होना चाहिए कि किस तरह आप अपने पेशेंट को राजी करके इलाज में ले जाते हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे आपका गोल आप अपना छोटा बनाते हैं तो हर गोल का एक खास लेवल होगा, यानी छोटा गोल जब आप स्प्लिट करेंगे उस गोल को अचीव करने के लिए आपको खास महारतें चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अगर अपने मरीज को रजामंद करके इलाज में लाने में कामयाबी हासिल कर ली, जिसको हम फैमिली इंटरवेंशन कहते हैं, और आपने फैमिली इंटरवेंशन को सीखा और आपका मरीज अब इलाज में आ गया तो आपकी छुट्टी हो गई। नहीं, बल्कि ऐसा नहीं है, एक नए प्रोसेस में आप बल्कि अब इलाज में जैसे मरीज आ जाता है तो अब इंडोर इलाज का मरहला जो है इसका गोल है कि आप अपने मरीज के साथ ऐसी क्या चीजें करें जहां पे आप नई महारतों को अगेन सीखते हैं, क्योंकि फैमिली इंटरवेंशन जो है उसका काम जब खत्म हो गया तो उनमें से कुछ महारतें तो आप आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे असर्टिवनेस है, जैसे कॉन्वर्सेशन है, लेकिन फैमिली इंटरवेंशन की जो पर्टिकुलर महारत है अब उसका आगे कोई काम नहीं है, ये वहीं तक थी, वो गोल अचीव हो गया। अब आप नई चीजें सीखते हैं कि अब आप अपने पेशेंट को इलाज में रहने पर कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। इलाज में लाने की मोटिवेशन फैमिली इंटरवेंशन के थ्रू आप पैदा करते हैं और इलाज में रखने की मोटिवेशन जो है वो आप एक प्रोसेस इंटरवेंशन के थ्रू उसके अंदर डेवलप करते हैं, जो कि हर दिन आपको कुछ ना कुछ उससे बातचीत करनी होती है, हर दिन कुछ ना कुछ नई महारतों के मुताबिक उसको हैंडल करना होता है, जिससे आपका पेशेंट जो है वो फिर अच्छे तरीके से इलाज को अपनाता है और इलाज में रहना शुरू करता है और प्रोडक्टिविटी उसकी हर रोज जो है वो बढ़ती चली जाती है। इंडोर ट्रीटमेंट में और आउटडोर ट्रीटमेंट में फैमिली का सपोर्टिव रोल क्या हो सकता है किसी भी पेशेंट के लिए? फैमिली का रोल बड़ा ही सपोर्टिव है। जब हम नशे की बीमारी से रिकवरी तक के सफ़र की बात करते हैं तो फैमिली का जगह जगह बड़ा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रोल है। अगर फैमिली वो प्ले करने की तरफ जाती है तो यकीनन वो अपने पेशेंट को नशे से बहाली तक बड़े अच्छे तरीके से लेकर जा सकते हैं, जिसमें ना सिर्फ मरीज़ नशा छोड़ देता है बल्कि वो नशा छोड़ना सीख भी लेता है और लंबे अरसे तक फिर नशा वो छोड़े ही रखता है और अपनी लाइफ को ना सिर्फ प्रोडक्टिव बनाता है बल्कि अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी कोई सुख बनाने की तरफ जाता है या अपनी ज़ात को भी वो कोई खुशी देने की तरफ जाता है और इसी तरह दूसरों की ज़ात को भी खुशियां देने की तरफ जाता है। जो कि एक्टिव एडिक्शन में नामुमकिन सी बात है, नामुमकिन सी चीज़ ना वो खुद मुतमईन होता है या अपने साथ वो खुद खुश होता है और ना ही फैमिली के साथ वो कोई पॉजिटिव रिलेशन बना पाता है। लेकिन एक बुनियादी चीज़ जो फैमिली के समझने की है कि जब हम नशे की बीमारी से बहाली तक के सफ़र की बात करते हैं तो ये कोई एक जहद मुसलसल है, ये कोई मुसलसल करने वाला काम है, थोड़ा लंबा सफ़र है जिसमें आपको जगह जगह पड़ाव डालने पड़ते हैं और उनके मुताबिक आपको कोई गोल तरतीब देना पड़ता है। ज़्यादातर फैमिलीज़ का ख्याल ये है कि नशा करना और नशा छोड़ देना ये दो ही मसले हैं और यही उनका हल है। जैसे नशा करना एक मसला है तो फैमिली का ख्याल है कि नशा छोड़ देना उस मसले का हल है, लेकिन इस बीच में जो सफ़र है फैमिली उसको एनालाइज नहीं करती, फैमिली उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करती, ना ही फैमिली उसके लिए कोई ऑब्जेक्टिव तरतीब देती है जिसको वो हल करने की फिर कोशिश करें। फैमिली का ख्याल है कि अगर वो नशा कर रहा है तो सिर्फ कह देने से कि तुम नशा मत किया करो, थोड़ी पाबंदियां लगाने से, नशे के नुकसानात उसको समझाने से और कुछ लेन देन उसके साथ करने से या चीज़ों को रोक देने से, घर से निकाल देने से शायद वो नशा छोड़ने की तरफ जाएगा। बुनियादी अहम चीज़ जो समझने की है कि जब भी हमें कोई ज़िंदगी में मसला पेश आता है तो हमारे इल्म और महारतों का एक लेवल होता है जिसके ऊपर वो मसला पेश आता है। अगर हम ये समझना शुरू कर दें कि हम उसी इल्म और महारतों से उस मसले को हल भी कर सकते हैं तो यह गलत चीज़ है। हमेशा उस मसले को हल करने के लिए हमें अपने इल्म को भी बढ़ाना पड़ता है और हमें अपनी महारतों को भी बढ़ाना पड़ता है। हमेशा नशे के मसले को या मूड डिसऑर्डर्स को या बिहेवियरल इश्यूज को खुद से
अपनी मौजूदा मालूमात से हल करने की कोशिश ना करें, अपनी मालूमात को बढ़ाएं। नंबर 2, अपनी एक्सपर्टीज को बढ़ाएं, महारतों को हासिल करें ताकि आप उन मसाइल को हल कर सकें। अच्छा, दूसरी एक बुनियादी गलती जो फैमिली मेंबर्स करते हैं कि वो एक ही दम बड़ा मंसूबा बना लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और नताइज पे ही नज़र रखते हैं कि फिर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि नतीजे जो हैं वो फौरन एग्जैक्टली कि बड़ा मंसूबा क्या है कि ये नशा कर रहा है और ये छोड़ दे, अब ये नशा छोड़ दे। ये एक बड़ा मंसूबा है। नशा करने और नशा छोड़ने के दरमियान एक लंबा सफर है जिसमें से आपको कदम कदम गुजरना पड़ता है। उसके अंदर आप कोई प्लेन से ट्रैवल नहीं कर सकते, आप कोई ट्रेन से ट्रैवल नहीं कर सकते, आपको कदम कदम चलना पड़ता है और हर दिन को गुजारना पड़ता है। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, अगर आपने नई महारतें सीखी हैं, तो आपका हर गुजरता दिन जो है वो पहले से ज्यादा बेहतर होने लगता है। अगर आप उसे अपनी समझबूझ के मुताबिक किसी एक्सपर्ट की समझबूझ से हल करने की कोशिश करते हैं तो सफर में आसानी पैदा होती है। लेकिन अगर आप अपनी समझबूझ के मुताबिक उस सफर को तय करने की कोशिश करते हैं तो ना सिर्फ आपके पाँव छलनी होते हैं बल्कि आपका दिल भी जख्मी हो जाता है। जो है वो बड़े हाई लेवल की होती है, हाई लेवल की होती है। और हर रोज नाकामियों से वास्ता जब आपका पड़ता है तो ज्यादातर लोग फिर इस सफर को छोड़कर वापसी का सफर इख्तियार करना शुरू कर देते हैं और वो अपने पेशेंट को मजीद नशों में धकेलते तो नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी जिंदगी वैसे जी रहा है तो वो परेशान जरूर बैठ के होते हैं, लेकिन कोई अमली कदम वो उसके लिए नहीं उठाते। नशे की बीमारी जब डेवलप हो जाती है तो इलाज में आना पहला पड़ाव है। फिर दूसरा पड़ाव है इलाज इंडोर जो है उसका कंप्लीट होना। जब वो 100 डेज का आप कंप्लीट कर लेते हैं तो अब फिर तीसरा पड़ाव है कि आउटडोर इलाज में फर्स्ट 100 डेज जो काफ़ी क्रूशल होते हैं उनको अच्छे तरीके से अपने पेशेंट को सपोर्ट करना कि वो अच्छे तरीके से उनको गुजार सके। इलाज के अंदर जो मुश्किलात होती हैं, फैमिली आमतौर पे ये समझती है कि सिर्फ नशा करने से ही मुश्किलात होती हैं, बल्कि बहुत सारी मुश्किलात का ताल्लुक जो है वो नशा छोड़ने से भी है। सो बहाली की मुश्किलात जो हैं वो हमेशा आउटडोर इलाज में जाके ही पेशेंट फेस करता है, इंडोर में वो नहीं फेस करता। अगर कोई फैमिली अपने मरीज के मुश्किल दिनों में जो कि आउटडोर इलाज में उसके होते हैं उसमें अगर फैमिली साथ रहती है, इंडोर में साथ रहती है और इलाज में उसको लाने में, उसकी मर्जी बनाने में कामयाबी हासिल करती है, तो यकीनी तौर पे ये एक ऐसा गिफ्ट है रिकवरी का जो कि किसी भी मरीज के लिए सबसे बेहतरीन चीज है। दूसरी चीज ये है कि किसी भी बड़े मंसूबे को मत चुने। जब भी आप बड़ा मंसूबा चुनते हैं तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लें, चंक्स बना लें और हर चंक का कोई एक गोल रखें। उसके लिए जो स्ट्रेटजीज हैं वो तरतीब दें और देखें कि कौन सी खास महारतें उस हिस्से को अचीव करने के लिए चाहिए। लेकिन नशा करना और नशा छुड़वाना अगर आप इस लंबे प्रोजेक्ट को एक ही चंक में देखते हैं तो फिर ये काफी आपको मुश्किल काम लगेगा। और बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो सिर्फ ये सोचकर ही पीछे हट जाती हैं कि ये काफी ज्यादा मुश्किल काम है, सो वो नहीं कर सकते। सो यहाँ पे जब आप छोटे चंक्स में तकसीम करेंगे और ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप उन्हें अचीव करते जाएंगे तो ना सिर्फ आपकी मोटिवेशन जो है वो बरकरार रहती है बल्कि आपको महारतें जैसी आती हैं, स्किल्स आप सीखते हो तो फिर आपको उसको हैंडल करना भी अच्छे तरीके से आ जाता है। अच्छा, तीसरी एक चीज है जो कि ज्यादातर ऐसी फैमिलीज करती हैं जो कि नॉलेजेबल होती हैं, पढ़ी लिखी फैमिलीज हैं, उनका ख्याल ये होता है कि ग्रेजुअली जब मरीज हमारा कुछ नफ्सियाती मराहल में से गुजरेगा और इसकी मर्जी बन जाएगी तो फिर हम इसको इलाज में लेकर जाएंगे, या हो सकता है जब इसकी मर्जी बने तो ये खुद ही नशा छोड़ दे, ये आपके कहने से नशा नहीं छोड़ेगा। आज से काफी साल पहले की अगर मैं बात करूं, लाइक 1980s में ये कॉन्सेप्ट आया कि जो कि एक डॉक्टर जेम्स ओ प्रोचेस्का ने दिया, जिसको वो ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल उन्होंने कहना शुरू किया। ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल ये है कि किसी भी शख्स के रवैयों में चेंज कैसे आप ला सकते हैं। 1980 से पहले ज्यादातर कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप सिर्फ से नो टू ड्रग्स का जो एक बड़ा दौरा था कि सिर्फ नो कहने से ही ड्रग्स जो है वो शख्स छोड़ देगा। और एक स्लोगन बड़ा फेमस था जो कि आजकल भी बड़ा फेमस है, दो कि अब उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन स्टिल आपको अक्सर लोगों के मुंह से वो आप सुन सकते हैं, और वो है जस्ट से नो टू ड्रग्स। बड़े बड़े बैनर्स पे भी बाजुकात लिखा होता है, जब भी कोई मूवमेंट निकलेगी तो लगाएंगे कि जस्ट से नो टू ड्रग्स। 1964 में नाइकी जो है वो डेवलप हुई, जो कि एक बड़ा ब्रांड है शूज का और स्पोर्ट्स गुड्स का। सो उन्होंने एक अपना स्लोगन साथ मेंटेन किया जो है जस्ट डू इट।
जस्ट डू इट से भी मुराद वही है कि जो भी काम करना है, बट एक दिन आपने तय किया, दूसरे दिन कर गुजरे। और जब आप कर गुजरे तो इसका मतलब है कि अब आपको करना भी आ गया। सेम जस्ट से नो टू ड्रग्स जो स्लोगन है, ये भी उसी पैटर्न के ऊपर स्टैब्लिश किया गया। जस्ट से नो टू ड्रग्स पहले स्टैब्लिश किया गया, जस्ट डू इट जो है नाइकी ने, वो बाद में स्लोगन। सो ये 1980 से पहले यही एक कॉन्सेप्ट था कि जो काम अगर आप करना चाहते हैं तो इरादा करें और बस कर गुजरें। इसके अलावा और कोई दूसरी इसमें राय नहीं है, कोई दूसरी चीज नहीं है जो कि आप कर सकें। सो गौर फिक्र करने से पहले की जो स्टेज है, पहले तो शख्स उस पे होता है कि वो अंदाजा ही नहीं करता कि उसको ये चेंज लाने की जरूरत है, वेट कम करने की जरूरत है, या इवन बहुत सारे लोग हैं जो कि सिगरेट पीते हैं और वो अभी सोचते ही नहीं कि उन्हें स्मोकिंग जो है वो छोड़ने की जरूरत है। उनके ख्याल में कूल चीज है, वो करते हैं, कभी कभार फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उनके पास मनी है, वो उससे और उन्हें ऐसे लगता है मेरी हेल्थ पे भी इसका कोई इसका असर नहीं है। यहाँ हम हाई महकमा सेहत वाले खप डालते रहते हैं, सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वो स्मोकिंग जो है वो कंटिन्यू करता है। फिर दूसरी एक स्टेज आती है जिसमें आप स्मोकिंग जब कर रहे होते हैं तो कोई शख्स आपको कहता है कि देखें स्मोकिंग के ये नुकसानात हैं, आपको नहीं करनी चाहिए, इससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी शख्स की छोटी बेटी आती है और पैकेट पकड़ती है और कहती है कि अब्बू आप ये चीज़ ना करें, तो ये एक बड़ा इवेंट है उसके लिए कि उसका दिल डोलता है और वो सोचता है कि ये मुझे मेरी बेटी के सामने तो नहीं करने चाहिए। और ये चीज़ जो है वो उसको सोचने पे मजबूर करती है कि शायद मुझे इसको क्विट करना चाहिए। अभी वो प्रिपेयर्ड नहीं है, लेकिन दूसरी स्टेज है कि जिस पे वो गौर फिक्र करना शुरू कर देता है, जिसको हम कंटेम्पलेशन की स्टेज कहते हैं, कि यहाँ पे वो सोचना शुरू करता है। इसी तरह से अगर हम नशे की बीमारी की बात करें तो उसमें पहली स्टेज तो वो सोचता ही नहीं। दूसरी स्टेज है कि कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई चलान हो गया जो कि ड्रिंकिंग की वजह से है और उसमें कंसंट्रेशन लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा है अल्कोहल का, तो उससे लगता है कि अच्छा ये कोई ऐसी चीज है जो कि मुझे छोड़नी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। सो तीसरी स्टेज है प्रिपरेशन की, जिसमें वो अभी छोड़ता तो नहीं है सिगरेट पीना, लेकिन वो कोई तैयारी करना शुरू कर देता है, वो सिगरेट के नुकसानात के ऊपर पढ़ना शुरू कर देता है, वो सोचना शुरू करता है कि मैं अगर छोड़ने की तरफ जाऊंगा तो मुझे कॉन्स्टिपेशन शायद हो जाए, क्योंकि मुझे खाने के बाद सिगरेट पीने की आदत है। मैं अगर छोड़ूंगा तो मुझे एंग्जाइटी ना हो जाए, अगर हुई तो फिर मैं क्या करूंगा। सो कुछ तैयारी वो करना शुरू कर देता है। हो सकता है अगर अभी वो सिगरेट पी रहा है तो वो साथ में कुछ वॉक जो है वो करना शुरू कर दे, ताकि थोड़ी हेल्थ जो है उसकी बेहतर होने की तरफ जाए, थोड़ा एंग्जाइटी उसको कम करने में वो चीज हेल्प दे। चौथी स्टेज है एक्शन की, जिसके अंदर वो अब सिगरेट के अंदर कुछ तब्दीलियां लाना शुरू कर देता है। अगर वो 20 सिगरेट पीता है दिन के, तो वो कोई 15 पीने की तरफ जाएगा, ग्रेजुअली उसको रिड्यूस करने की तरफ जाएगा, और हर दिन वो कुछ ना कुछ एक्शन ले रहा होता है। वॉक करना शुरू कर देगा जिससे उसकी एंग्जाइटी मैनेज हो, या वो अपने खाने पीने की चीजों को कुछ मैनेज करना शुरू कर देगा ताकि उसके लिए स्ट्रेस लेवल जो है वो भी रिड्यूस उसका हो, एंग्जाइटी भी उसकी मैनेज हो, पानी वो ज्यादा पीना शुरू कर देगा। सो कुछ चीजें वो कर रहा होगा, या तो वो किसी एक्सपर्ट से वो चीजें किसी एक्सपर्ट को भी सर्विसेज उसकी हायर कर सकता है, या वो कोई किताब पढ़ के कर सकता है, या वो किसी से मशवरा करके जो है वो इन चीजों के ऊपर कोई अमली कदम उठाना शुरू कर देगा। अगर वो 6 मंथ तक ये अमली कदम उठाता रहता है और अपनी जो स्मोकिंग की उसकी हैबिट है उसको मैनेज करने में कामयाबी हासिल कर लेता है, और फिर अगले 2 साल तक, जिसको हम मेंटेनेंस स्टेज कहते हैं, अगले 2 साल तक वो सिगरेट नहीं पीता और हेल्दी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है, तो फिर कोई एक लास्ट स्टेज टर्मिनेशन की स्टेज आती है, जिसका मतलब है कि अब वो दोबारा स्मोकिंग की तरफ नहीं जाएगा, या अब जो उसका रवैया था वो कंप्लीट जो है वो इंटीग्रेट कर गया है उसके न्यू लाइफस्टाइल के साथ, और दोबारा वापस जाने की जरूरत नहीं उसको पड़ेगी। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक अमेरिका में हर दिन तकरीबन 350 लोग मर जाते हैं नशे की बीमारी की वजह से, और उनके अहलेहाना जो है वो इंतजार कर रहे होते हैं कि कब इनके अंदर रियलाइजेशन आए, कब ये रेडी होने की तरफ जाए, तो ये इलाज में खुद ही जाएगा या हम ले जाएंगे और इसके अंदर कोई हम तब्दीली लाने में कामयाबी हासिल करेंगे। उन तमाम बीमारियों में जहाँ पे ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व है, जहाँ पे ब्रेन हाईजैक्ड है,
इवन अगर हम मूड डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो ब्रेन हाईजैक्ड है, वहां पे भी फैमिली को कोई इनिशिएटिव लेना होता है जो सेहतमंद ब्रेन रखते हैं या जिनका ब्रेन हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली पेशेंट से ज्यादा सेहतमंद है। इसी तरीके से जो डिफरेंट नफ्सियाती बीमारियां हैं उन तमाम में अहले खाना जो है वो कोई ना कोई इनिशिएटिव लेने की तरफ जाएंगे। अगर आप मरीज की तरफ देखेंगे कि वो कोई ऐसा इनिशिएटिव अपनी लाइफ में ले तो ये बड़ी देर हो जाएगी और आप फिर अपने आप को पछताता हुआ ही पाएंगे कि काश हम वक्त पे कुछ कर लेते। इसके अलावा फैमिली का ज्यादातर ये ख्याल होता है कि ड्रग करना कोई उसकी चॉइस है, जबकि जब हम नशे की बीमारी की बात करते हैं तो ये चॉइस से काफी आगे की कोई चीज बन जाती है। यह पसंद और नापसंद का मामला नहीं है, बल्कि नशा उसकी जरूरत बन चुका है जिस्म की, जिसको वो चाहने के बावजूद भी छोड़ नहीं सकता। फैमिली को ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि कोई भी बाशऊर शख्स जो अकल रखता है वो कभी भी अपने वसाइल को और अपनी अकल को अपने खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन अगर मरीज अपने वसाइल को और अपनी अकल को अपने खिलाफ इस्तेमाल करता हुआ नजर आता है तो इसका मतलब है कि वो अब इस काबिल नहीं है कि वो अपने लिए कोई बेहतर फैसला कर सके, अपने लिए कोई बेहतरी की राह सोच सके। ये एक तयशुदा चीज है कि कोई भी शख्स जानते बूझते अपनी जिंदगी को बर्बाद करता हुआ नजर नहीं आता। वही शख्स जो कि अपनी जिंदगी को बर्बाद अगर कर रहा है तो इसका मतलब है कि अब उसकी मर्जी का कोई ज्यादा अमल दखल नहीं रहा, बल्कि वो जो चीजें करने पे मजबूर है और कोई न्यूरोलॉजिकल चेंजेस पीछे उसके ब्रेन में हो चुकी हैं जो कि उसे अब सेहत की तरफ जाने की इजाजत नहीं देती या कोई ऐसा प्रोडक्टिव काम करने की इजाजत नहीं देती जिससे उसकी जिंदगी में कोई बेहतरी आए। नशा एक डाउनवर्ड स्पाइरल है या नशे की बीमारी एक डाउनवर्ड स्पाइरल है जिसमें हर गुजरते दिन के साथ मरीज जो है वो ऐसी चीजें, ऐसी जस्टिफिकेशन अपने आप को देता और दूसरों को देता हुआ सुनता है जिससे उसकी जिंदगी बर्बादी की राह पे मजीद आगे ही आगे बढ़ती चली जाती है। उसे एहसास भी नहीं होता, उसे एहसास होता है बहुत आगे चल के। पहली चीज के एहसास बहुत देर से होता है। एहसास जब होता है तो वो उसके लिए बहुत सारी ऐसी वजूहात तलाश कर लेता है कि मेरी फैमिली ने मुझे कभी प्यार नहीं दिया, मेरी फैमिली अगर मुझे सही समझती उन्होंने कभी मुझे समझा नहीं, मेरे बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया, मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, मेरे बच्चे मुझसे अच्छा सलूक नहीं करते। सो ये जितनी भी वजूहात मरीज अपने नशा ज्यादा करने की बताता है, ज्यादातर ये वजूहात जो हैं बेसिकली उसके नशे करने का नतीजा होती है, जिसको वो ब्लेम गेम के थ्रू अपने आप को जस्टिफाई करता रहता है कि अगर वो ये ना करते तो मैं आज इन हालों में ना होता, अगर वो मुझे इस तरह से घर से ना निकालते तो मेरी हालत इतनी खराब नहीं होती। सो फैमिली को ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जब कोई नशे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा होता है तो ये कोई उसकी मर्जी की बात नहीं होती। आप समझ जाएं कि उसकी मर्जी बीमार हो चुकी है और उसकी बजाय आपको कोई इनिशिएटिव अब लेने की जरूरत है। अच्छा, पांचवी एक और अप्रोच जो कि फैमिली मेंबर्स इस्तेमाल करते हैं कि बाज़ औक़ात वो कोई चीज़ें उससे वापस ले लेते हैं, उनमें कमी रिवॉर्ड्स में जो दे रहे होते हैं, जैसे पॉकेट मनी अगर दे रहे हैं तो उससे कहेंगे कि पॉकेट मनी तुम्हारी बंद हो गई, अब जाओ जो करना है करो। सही। या फिर उसके साथ कुछ लेन देन करने की कोशिश करते हैं कि अगर तुम पैसे लेना चाहते हो तो फिर तुम फलां चीज़ें हमारे लिए करोगे, जिनमें से एक चीज़ है कि तुम नशा नहीं करोगे। वो कहते ठीक है मैं नशा नहीं करता, नशा वो छोड़ नहीं सकता, सो वो जो चोरी छुपे फिर नशे करने की तरफ जाता है, या वो कोशिश करता है कि अगर वो घर नशा लेकर आया है तो रात को इस्तेमाल करे या ज्यादातर बाथरूम के अंदर इस्तेमाल करे। सो फैमिली ये जो डिफरेंट अप्रोचेज अपने गेस्ट वर्क के थ्रू अपना रही होती है, बेसिकली वो फैमिली को कलेक्टिवली किसी एक मुनज़्ज़म तरीके से करने की ज़रूरत है। सो ये 5 अप्रोचेज़ हैं जो कि फैमिली को नहीं करनी चाहिए, और फैमिली ये तमाम अप्रोचेज़ को बेसिकली शॉर्ट टर्म मोटिवेटर के तौर पर यूज़ करती है कि इससे शायद इनका मरीज़ जो है वो नशा छोड़ दे और बहाली की तरफ आ जाए। सो ये शॉर्ट टर्म मोटिवेशन तो कभी आपको कुछ बेहतर नतीजा निकलता नज़र आएगा। पेशेंट 2-4 दिनों के लिए नहाना शुरू कर देगा, कपड़े बदलना शुरू कर देगा, जिससे आपको लगेगा कि अब हालात बिल्कुल ठीक हो गए, मामलात ठीक हो गए। वो आपको प्रॉमिस करता हुआ नजर आएगा कि अब मैं नशा नहीं करूंगा, और आपको लगता है कि अब इसने अगर कहा है तो 2-4 दिन वो साफ सुथरे कपड़े पहन के नजर आता है, टाइम पे घर आ जाता है, तो आपको लगता है मसला हल हो चुका। ऐसे मसाइल
हल नहीं होते, बल्कि नशे की बीमारी से जो रिकवरी तक का सफ़र है ये एक थोड़ा लंबा मंसूबा है, जिसमें हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। डॉक्टर फॉग ये कहते हैं कि ये कोई गेस्ट वर्क नहीं है, बल्कि ये एक मुनज़्ज़म और मुसलसल अमल है जिसके थ्रू आप अपने मरीज के रवैयों में बेहतरी जो है वो ला सकते हैं। फैमिली है, उनकी नज़र इस नतीजे पर कि मरीज का जब इलाज हो जाएगा तो ये क्या करेगा, उसकी बजाय हर गुजरने वाले दिन में अपने रवैयों पर और मरीज के रवैयों पर होनी चाहिए कि हम ऐसा क्या करें जिससे आज के दिन हम अपने मरीज में 0.5% की जो बेहतरी है उसको ला सकें, और अगले दिन हम ऐसा क्या करें जिससे 0.5% बेहतरी जो है वो उसके अंदर मजीद आए, और ग्रेजुअली हम कैसे अपनी रिट जो है वो हर गुजरते दिन के साथ साथ इस्टेब्लिश करना शुरू करें, ताकि जब पेशेंट इलाज इनडोर को कंप्लीट करके आउटडोर इलाज में शिफ्ट हो तो कम से कम हम इतना मोटिवेट उसको कर सकें कि वो अपने आउटडोर इलाज में जाना शुरू करे रेगुलरली और उसको मेंटेन भी करना शुरू करे। रिकवरी जो है एक्चुअली ये शुरू ही ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद होती है ऑफिशियली। इसका स्टार्ट जो है वो इनडोर ट्रीटमेंट जब खत्म हो जाता है और पेशेंट आउटडोर इलाज में शुरू होता है, तो अब रिकवरी स्टार्ट जो है वो वहीं से ही होगा। मरीज ने जो भी स्किल्स इनडोर के अंदर लर्न की हैं, अब नेट प्रैक्टिस उसकी कंप्लीट हो चुकी है, अब उसने ग्राउंड में जाकर खेलना शुरू करना है। यहीं पे ही उसे क्रेविंग्स होंगी, तो उसने जो क्रेविंग्स मैनेज करने के लिए चीजें सीखी, अब वो उसको स्किल अप्लाई करने का मौका मिलेगा। कभी बेहतरी से वो कर लेगा, कभी थोड़ी नाकामी को फेस करना पड़ेगा। सो ऐसी सूरत में अगर फैमिली का सेफ्टी नेट मौजूद है तो वो उनसे चीजें शेयर कर सकता है, वो अपनी वीकनेसेस शेयर कर सकता है, वो अपने काउंसलर से राब्ते में होता है। जैसे अगर किसी भी पेशेंट को या फैमिली को अपने मरीज को इलाजगाह में लाने में आउटडोर में मुश्किल पेश आती है, तो मरीज ये तय करता है कि मैं आने से पहले 10 मिनट अपनी फेवरेट कजन को कॉल करूंगा या अपनी फेवरेट खाला को कॉल करूंगा, और वो उससे बात करता है और उससे अगला स्टेप होता है कि अब मैं आउटडोर इलाज का जो ग्रुप है उसके जाने के लिए निकलूंगा। सो जब आप एक एक्टिविटी करते हैं तो दूसरी के लिए आप फौरन रेडी हो जाते हैं। ये 3 काम हैं सादा से, जो कि अगर कोई फैमिली अपना लेती है तो ना सिर्फ अपने मरीज को इनडोर इलाज में बल्कि आउटडोर इलाज में भी कामयाबी से लेकर जाती है।